हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री, जो कि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री अब स्टार्ट हो चुकी है। एक लेसन आपकी आ चुकी है, हम लोग तमिलनाडु बुक से इसे स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा और आज हम लोग क्या क्या यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं। हमारी जो फर्स्ट लेसन है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, अभी यही हमारी कंटिन्यू हो रही है। इसमें हमने थोड़ा बहुत देखा था कि जो इंडिगो रिवॉल्ट है उसके बारे में देखे थे। ब्रिटिश जब हमारे यहाँ शासन करने आए तो कैसे वो अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा फोकस कर रहे थे और हमारे यहाँ के इंडस्ट्री को कैसे ज़्यादा डाउन कर रहे थे। हमारे यहाँ के पीजेंट को कैसे उनके द्वारा प्रॉब्लम में डाला गया, उनको कैसे जो है टैक्सों के चक्कर में फंसाया गया, उनको बहुत ज़्यादा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर, मनी लेंडर्स के चक्कर में फंसाया गया, क्योंकि उनका जो है ह्यूज डेट हो चुका था, उनको टैक्स भरना था ब्रिटिशों को। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा कि किस तरीके से उनको उनकी लाइवलीहुड को बर्बाद किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। जो हैंडलूम थे, हैंडीक्राफ्ट लोग थे, वो लोग कैसे बेबस हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और कैसे जो है उनको बेबसी के कारण जो है अपने इंडिया को छोड़कर, अपने भारत को छोड़कर, उनको अगल बगल वाले जितने भी ब्रिटिशर्स वाले जगह थे उनको वहाँ पर जाकर जो है कूली जैसा काम करना पड़ा। इंडेंटर्ड जो लेबर होते हैं, जिनका कोई भी तरीके का अपना विल नहीं होता, उनको जैसे सरकार के द्वारा कहा जाएगा वो वैसा काम करेंगे, उनको वैसा काम किया जाने लगा। और श्रीलंका गए बहुत सारे ऐसे, लाखों में आप देखोगे कि 3 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है श्रीलंका गए, 2 लाख से ज़्यादा लोग भी मॉलडीव्स गए, मलेशिया गए, ऐसे जाना पड़ा लोगों को अपने जो देश है उनको छोड़कर। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन कैसे आया, कुछ एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन का और इसका इम्पैक्ट का। वेस्टर्न एजुकेशन कहने का मतलब है कि जो फॉरेन की एजुकेशन सिस्टम थी, अगेन जो ब्रिटिशर्स लोग की, तो ब्रिटिशर्स लोग की लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश थी। हमारे यहाँ क्या लैंग्वेज चल रही थी? संस्कृत चल रही थी, हिंदी चल रही थी। लेकिन अब इंग्लिश एजुकेशन का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये इस पर जोर दिया जाने लगा। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले क्या था कि हमारे यहाँ जो इंडिया में जितनी भी विमेन थी और लोअर कास्ट थे और अदर जो अंडर प्रिविलेज जो पीपल्स थे ना, उनको रोका जाता था कि वो यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई जो थी, शिक्षा जो ग्रहण करना था, वो सिर्फ अपर कास्ट के ही लोग कर सकते थे, और जो अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते थे वो सिर्फ कर सकते थे। लोअर कास्ट, फीमेल और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको इस तरीके का तो हक ही नहीं था कि वो पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाली बात थी, क्योंकि उनके पास जो है सबसे पहली ही चीज़ें होती थी कि उनको पैसे कमाने हैं, अर्न करने हैं। तो अर्न करने के लिए उनको काम करना होता था, तो इसलिए वो लोग काम में ही बिजी होते थे, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि जो कॉलोनियल स्टेट का कंट्रीब्यूशन कैसे रहा, और इसमें मैकॉले सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन है इसका क्या रोल रहा। कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, उसको हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। उनके द्वारा यहाँ पे मदद किया गया, मॉडर्न एजुकेशन को इंग्लिश इंडिया में फैलाया गया, वो भी डिफरेंट रीज़न से। पहला तो क्या है कि आप देखो कि ये रीज़न नहीं था कि लोगों को एडुकेट करना है और एम्पावर करना है, नहीं। ब्रिटिशर्स अभी तक हमने देखा कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे, अपनी कंट्री को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए काम कर रहे थे। हमारे इंडियंस के बारे में तो वो रत्ती भर भी नहीं सोच रहे थे। तो आप ये मत गलतफहमी रखिएगा कि हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न एजुकेशन लाया गया था, वो हमारे इंडियंस को एजुकेट करने के लिए लाया गया था या फिर हमें जो है एम्पावर करने के लिए लाया गया था। बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों लाए थे आपको आगे पता चलेगा। तो हमारे लार्ज कॉलोनी को एडमिनिस्टर करने के लिए, जैसे कि उस समय बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ होती थी। आज के डेट में जो आप देखते हो कि बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, तो ये सब मिलाकर एक बड़ा सा राज्य था हमारे यहाँ। मद्रास आप देखोगे, जो यहाँ पे चेन्नई है, तमिलनाडु वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, तो वो पूरा मद्रास होता था। महाराष्ट्र जो बॉम्बे था उस समय आपका बॉम्बे में आप देखोगे कि गुजरात का कुछ एरिया, गोवा का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया मिला के वो बहुत बड़ा राज्य होता था। तो ब्रिटिशर्स लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि इतने बड़े बड़े राज्य को वो अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर कर सके, अच्छे तरीके से चला सके। तो पहले तो वो ये चाह रहे थे कि कैसे यहाँ पे काम होगा, कैसे यहाँ पे। तो हमारे बड़े राज्यों में उनको काम करने में दिक्कत हो रहा था। एक तो हमारे इंडियंस को इंग्लिश समझ में आती नहीं थी, और वो जो है इंग्लिश में ही जो है वो बोलते रहते थे, तो कम्युनिकेट करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था ब्रिटिशर्स को। तो वो सोचे कि ब्रिटिश से तो सारे लोगों को बुला नहीं ना सकते हैं काम करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोगों को ब्रिटिश से बुलाकर वो यहाँ पे काम करें, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा सोचा गया कि क्यों ना ऐसा हम लोग वेस्टर्न अपने जैसा एजुकेशन ले आते हैं। कौन सा हमें कल इस देश को छोड़कर जाना है, लंबे समय तक तो यहाँ पे बैठे ही रहना है। उतने दिन में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन सीख जाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, तो फिर उनसे बात करने में सहूलियत होगी, उनको और अच्छे तरीके से दबाया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, उनको और अच्छे तरीके से कुचला जाएगा। तो
इसीलिए वो अपनी लैंग्वेज को थोपना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारी भलाई चाह रहे थे, वो अपनी लैंग्वेज को हमारे यहाँ थोपना चाह रहे थे, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, ताकि उनको हमसे बात करने में सही रहे, उनको जो है हमसे कम्युनिकेट सही तरीके से कर सके। तो इसी एम और इसी उनका जो शुभ विचार था उसके साथ वो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कानून लेकर आए और काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पास किया गया था 1835 में। टीबी मकौले जो थे उनके द्वारा ये सिस्टम ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि कैसा एजुकेशन हमारे इंडिया में रहेगा उसको यहाँ पे बनाया गया था टीबी मकौले के द्वारा। तो इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन का नाम आता है तो मैकॉले जी यहाँ पे निकल कर आ जाते हैं। हालांकि मैकॉले जी ठीक थे, ऐसा नहीं था, इनका जो विचार था वो बहुत अच्छा था। वो हमारे हित के लिए सोच रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन अगर इंडिया में आएगा तो अच्छा है कि इंडिया वाले को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो और भी लैंग्वेज सीख पाएंगे। और इंग्लिश तो वो और ऑल ओवर द वर्ल्ड में बोला जाता था उस समय, भले बात अलग थी कि इंडिया में नहीं बोली जाती थी, लेकिन आज के डेट में आप देखिए कि इंडियन से ज़्यादा तो इंग्लिश कोई नहीं बोलता, चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश क्यों ना हो, लेकिन इंडियंस बहुत आगे है इंग्लिश बोलने में, है कि नहीं। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्टार्ट किससे हुआ? स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जिसमें ये इंग्लिश और मॉडर्न एजुकेशन की बात की जा रही थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि बहुत बड़े बड़े थे और वो 1857 में इस्टेब्लिश किया गया, जो बड़े बड़े शहर थे जैसे कि कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया। तो इन 3 जगह पे यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एजुकेटेड इंडियंस का जो यहाँ पे सेक्शन होगा वो यहाँ पे ब्रिटिश के लिए बहुत लॉयल होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था ना कि उनके द्वारा ये दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि आपको अगर कोई भी चीज़ कोई देता है तो वो लगता है कि आप उनके अंडर में हो गए। तो ब्रिटिश को भी ऐसे ही लग रहा था कि वो अगर इंग्लिश एजुकेशन अगर इंडियन को सिखा रहे हैं तो यानी कि इंडियंस अब उनके पैर के नीचे जो है ना वो दबे रहेंगे। तो इस तरीके का वो सोच रहे थे। और फाइनली जो है ना इंडिया में पूरा ब्रिटिशर्स का ही राज होगा और ब्रिटिशर्स जो है अपना ही कब्जा बैठा के रखेंगे, तो ये ऐसा सोच रहे थे। टीबी मकौले जो थे वो इंडिया के फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल थे काउंसिल के, और कब से कब तक थे? तो 34 से 38 तक थे। मकौले के पहले जब वो इंडिया आए थे तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था, जिसको 1823 में बनाया गया था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था ना इसका कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ थी उसको गाइड करना है एजुकेशन के मैटर में और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के मैटर में। कमिटी अगर आप देखोगे तो ये 2 भाग में बट गया। पहला तो था यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट ग्रुप, जो कि यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही, यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज कहने का मतलब है कि हर एक एरिया का अपना लैंग्वेज होता है। जैसे इंडिया में भी आप देखो कितने सारे लैंग्वेजेस है, हमारे 8 स्केड्यूल में भी 22 लैंग्वेजेस है आज की डेट में। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही उनके अपने ही लैंग्वेज में एजुकेशन को एडवोकेट करना है। दूसरा जो ग्रुप था वो था एंग्लिस्ट। तो एंग्लिसिस्ट जो थे ना वो यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देते थे इंग्लिश में। तो एक जो ग्रुप था वो कह रहे थे कि नहीं, हमारा ही लैंग्वेज बढ़िया है, हम हिंदी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे ग्रुप कह रहे थे कि क्या होगा भैया, आप इंग्लिश भी सीख लो, इंग्लिश को वो बढ़ावा दे रहे थे। मैकॉले की बात करें तो वो किस साइड में थे? मैकॉले भी थे वेस्टर्न एजुकेशन के साइड में, यानी कि वो भी यहाँ पे एंग्लिसिस्ट थे। और उनके द्वारा फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन लिखा गया 1835 में। तो ये कई बार पूछा गया, कितने एग्जाम में पूछा गया मैं भी नहीं बता सकती, बट ये आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन जो लिखा गया ये मैकॉले के द्वारा लिखा गया, और मैकॉले जो थे वो यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे इंडिया में। इस मिनट में आप देखोगे कि वो यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन के लिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए उनके लिए ये आर्गू कर रहे हैं। इनका इंटेंशन यही है कि एंग्लिस्ट जो है ना उनको सपोर्ट करना है, और एक क्लास ऑफ पर्सन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते थे इंडिया के अंदर, जो कि यहाँ पे इंडियंस तो खून से वो इंडियंस ही रहे, लेकिन ये जो इंग्लिश है ना वो उनके टेस्ट से रहे। यानी कि आप लोग देख रहे हो कि इंडियंस को समझ में नहीं आता है कि ब्रिटिश क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश में वह 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 करके चले जाते हैं, इंडियंस को समझ में नहीं आता। तो मैकॉले जी चाहते थे कि इंडियंस समझें उनकी बातों को। जब वो समझ जाएंगे कि एक्चुअली ब्रिटिश क्या बोल रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, तब उनकी मोटिव्स को समझ पाएंगे और फिर उनके चक्कर में वो नहीं फंस पाएंगे। अभी तक कम्युनिकेशन गैप था, दैट्स वाई इंडियंस जो है इतना झेला रहे थे। लेकिन आगे आप लोग देखोगे कि जब यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत सारे लोग जब पढ़ लिख कर आगे निकलेंगे और वो जब ब्रिटिश की लैंग्वेज समझ जाएंगे और ब्रिटिश का जब वो कम्युनिकेट करेंगे उनसे, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ हम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं और कैसे ये हम लोग को बेवकूफ़ बनाते चले आए। ठीक है, तो जो चाह रहे थे मैकॉले जी ये एक दिन ज़रूर सही होगा, लेकिन चाहते ये यही थे कि इंडियंस को सपोर्ट करना चाह रहे थे। कलर और ब्लड से तो वो चाहते थे कि इंडियंस ही रहे, लेकिन हाँ टेस्ट में वो इंग्लिश रहे, इसलिए वो यहाँ पे इसको प्रोत्साहित कर रहे थे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे ये जो है ओरिएंटलिस्ट और जो ये आपका एंग्लिसिस्ट है, ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। आई थिंक ये 10th या 11th क्लास के एनसीईआरटी में है, 10th में है शायद, 9th या 10th में,
एक्चुअल रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देने का भी कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन है 2018 की। यहाँ पे पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट डिबेट, यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है कि जो एंग्लिसिस्ट है वो यहाँ पे मॉडर्न स्टडीज़ के फेवर में थे। सेकंड है कि ओरिएंटलिस्ट जो है वो यहाँ पे ट्रेडिशन जो इंडियन लर्निंग है उसको एक्सपेंड करना चाहते थे। और थर्ड है यहाँ पे कि जो ओरिएंटलिस्ट है उनका डिमांड था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, वो भी एजुकेशन के लिए। तो आपको बताना है कि ये तीनों में से सही कौन सा है, सेकेंड ऑल, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सारे स्टेटमेंट ऑल। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट में लेसन के लास्ट में मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो इनका जो था वो समझ गए। ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, इस तरीके का कलरफुल पिक्स यहाँ पे लगाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब आते हैं थर्ड पार्ट, देखते हैं कि एडुकेटेड जो मिडिल क्लास था ना उनका क्या रोल है। जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन एक साइड तो हो ही रहा था, साथ ही वेस्टर्न एजुकेशन का भी ग्रोथ जो है ना दूसरे साइड होने लगा, और इससे क्या है कि एक नया सोशल क्लास निकल कर आ रहा था। यही सोशल क्लास में से अगर आप देखोगे तो मॉडर्न जो इंडियन इंटेलिजेंसिया जो था वो इमर्ज होकर आ रहा था। यानी कि इंडिया में जो रहने वाले लोग थे, जो इंटेलिजेंट थे, वो इंटेलिजेंट पावर अब निकल के आ रहा था। न्यू सोशल क्लासेस जो है वो ब्रिटिश राज के द्वारा यहाँ पे आपका बनाया जा रहा था। हमारे यहाँ एक न्यो मीन्स न्यू होता है, न्यू सोशल क्लासेस बनाया जा रहा था, जिसमें कि इंडिया में आपका ट्रेडिंग हो रहा था, बिजनेस कम्युनिटीज़ थे, लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर्स थे, इंग्लिश एडुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयड थे, और साथ ही साथ लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे। और इनिशियली एक पॉजिटिव अप्रोच भी यहाँ पे आपका अडॉप्ट किया गया, वो भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में नया हो रहा था। साथ ही साथ जो यहाँ पे ये सारे क्लास थे, मतलब कि ये जो न्यू क्लास बनाया जा रहा था, ये ब्रिटिशर्स के ही मानने वाले लोग थे। और इसी में आप देखोगे कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेशनल लेवल पे एक फाउंडिंग हुआ। राजा राम मोहन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, औरोबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे ऐसे हैं जो कि मॉडर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनको इंटेलिजेंसिया कहा जा रहा है। ये इंडिया के इंटेलिजेंट पीपल थे। इंटेलिजेंट पीपल कहने का मतलब है कि इनके अंदर वो शक्ति था कि जो ये सोचते थे उसको वो कर गुजर भी सकते थे, यानी कि वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे। इनके द्वारा बहुत सारा सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चलाया गया। जो एजुकेटेड इंडियंस थे ना, वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या नेशनलिज्म का आइडिया है, क्या डेमोक्रेसी है, क्या सोशलिज्म है। नेशनलिज्म कहने का मतलब है कि राष्ट्रीयता, यानी कि आप जो है फील करो अपने देश के लिए, और अपने देश को जो है ना, देश की जो गरिमा है उसको झुकने ना दो। साथ ही डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक में क्या होता है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने तरीके से कोई भी शासन, इस तरीके का दबाव करके शासन नहीं करेगा। लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं, लोगों के द्वारा चुने गए जो लोग होते हैं वो सरकार बनते हैं, और फिर वो लोगों के लिए ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को काम कराते हैं, लोगों को नौकर बनाते हैं, नहीं। सरकार जो है डेमोक्रेसी में वो लोगों के लिए काम करते हैं, यानी कि सरकार यहाँ पे लोगों के नौकर होते हैं। लेकिन ये उल्टा यहाँ पे चल रहा था। सोशलिज्म में यानी कि हर एक जो रिलीजन है उनको एक समान यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं देखा जाएगा। ये सारी चीज़ आप कह सकते हो। साथ ही फ्री प्रेस का भी राइट था, फ्री प्रेस, और राइट ऑफ फ्री स्पीच भी था, राइट ऑफ एसोसिएशन भी था। ये 3 राइट्स थे जो कि यहाँ पे लोगों को दिए गए थे। सबसे पहला जो प्रेस वगैरह थे, मीडिया वगैरह, जो न्यूज़पेपर वगैरह जो छापते थे, टेलीविज़न में जो अपना मतलब कि न्यूज़ वगैरह देते थे, उनको अधिकार था, बोलने का अधिकार था, और साथ ही साथ एसोसिएशन करने का अधिकार था। तो ये 3 प्राइमरी अधिकार आपको याद रखना है जो ब्रिटिश शासन की तरफ से था यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे काफ़ी नेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, लेकिन रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, काफ़ी ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था। और कैसे ये बढ़ते जा रहा था, क्योंकि आप देखोगे कि टेलीग्राफ वगैरह का भी स्टार्ट हो गया था, पोस्टल भी स्टार्ट हो गया था, वायरलेस सर्विस भी जो है ऑल ओवर द इंडिया ये स्टार्ट हो चुका था। तो इस तरीके से जो है ना कनेक्टिविटी बढ़ते जा रहा था। कनेक्टिविटी क्यों, सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिश जो है ना वो अपने इंग्लैंड जाने के लिए, इंग्लैंड में सारे सामान को भेजने के लिए, और इंग्लैंड से इंडिया में जो इतना दूरी था उसको कम करने के लिए वो यहाँ पे दिमाग लगा रहे थे। अब कुछ मिशनरीज थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट अगर इनिशिएटिव देखें कि जो यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन को इंडियंस के लिए लाया गया, वो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा ही लाया गया। बहुत बार आप देखोगे कि यहाँ पे पॉलीथेसिस और जो कास्ट इनइक्वालिटी है उसको लेकर अटैक किया जाता था हमारे इंडिया में, और ख़ास करके हिंदूज़ में, जो हिंदूज़ रहते थे रिलीजन, उनमें ये देखा जाता था कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियस थी, कास्ट के बेसिस में ही तो सब कुछ यहाँ पे डिवाइडेड था। जैसे 4 कास्ट में पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और वन ऑफ द मेथड जो कि यहाँ पे मिशनरीज़ के द्वारा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया कि वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे प्रीच करते थे, यानी कि एक मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन था। ऐसा मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन था जिसमें कोई भी रिलीजन को, कोई भी कास्ट को ऊपर नीचे नहीं रखा जाता था, सबको समान, सबको इक्वल जो है यहाँ पे वैल्यू किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ से जो है एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आया कि हम लोग को ऐसा एजुकेशन एक्वायर करना है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड के लिए हो और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए हो। यानी कि अगर कास्ट के बेसिस में कहूँ तो 4 जो कास्ट यहाँ पे आपका ग्रुप था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो यहाँ पे शूद्र और वैश्य जो थे उनको कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता था, ठीक है। वो यहाँ पे जितने भी नीचे वर्क के काम होते थे, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग करना, गड्ढे वगैरह साफ़ करना और वॉशरूम वगैरह साफ़ करना, और जो ट्विन पिट लैट्रिन जो होते हैं उनको यहाँ पे पॉटी वगैरह साफ़ करना, ये सारा काम था उनका। कचरा कूड़ा ये सारी चीज़ें जो है साफ़ करनी है। तो वैश्य और शूद्र का ये काम था। उनको एजुकेशन का तो दूर दूर तक कोई भी लाभ नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि जो ये क्रिश्चियनिटी आए तो वो एक नया थॉट लेकर आए हमारे इंडिया में। उनका कहना था कि एक मॉडर्न सेकुलर सोसाइटी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ इतना 4 तरीके से जो कास्ट को डिवाइड किया गया है वो नहीं होना चाहिए। सारे लोग समान हैं, इंसानियत सबसे पहले आती है। और सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए ना जो कि एजुकेशन जानते भी नहीं है, जिनको एजुकेशन का लाभ आज तक मिला ही नहीं है। तो अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए वो एजुकेशन के लिए यहाँ पे बोली उठाए। साथ ही आप देखोगे कि स्मॉल फ्रैक्शन है जो कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। बहुत सारे लोग इससे प्रेरित हो गए, इस विचार से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो चाहते थे कि बेकार का हिंदू रहना, बेकार का ये रहना, क्रिश्चियन में ही कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि क्रिश्चियन में इतना इक्वालिटी है। क्रिश्चियन में जो है इस तरीके का जाति में भेदभाव नहीं किया जाता है, रिलीजन में भेदभाव नहीं किया जाता है। बट फिर भी क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चैलेंज भी यहाँ पे देखा गया, यानी कि सोशल और जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इनके द्वारा लाया जा रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजेस भी झेलना पड़ा। ये है मिशन स्कूल, एक क्रिश्चियन का ये मिशन स्कूल है जिसमें कि आप देखोगे कि सारे बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं, कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये बात थी, यहाँ पे मिशनरी का भी आपको थोड़ा बहुत एंगल ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म भी हुए हैं। इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया जो हमारे कंट्रीज़ में जितने भी थे वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको पहले से ही ये पता था कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी बुराइयाँ चल रही हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म भी आए बैक टू बैक। अब ये देखते हैं रिफॉर्म मूवमेंट जो है 19th सेंचुरी में आपका कैटेगराइज किया गया। पहले यहाँ पे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, जैसे कि ब्रह्मो समाज है, इसको लॉन्च किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। फिर प्रार्थना समाज है जिनको यहाँ पे डॉक्टर आत्मरमन के द्वारा यहाँ पे आपका फाउंड किया गया। फिर अलीगढ़ मूवमेंट है जिसको यहाँ पे सैयद अहमद खान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, ये तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, यानी कि कुछ रिफॉर्म लाना, जो हमारे सोसाइटी में कूटनीतियाँ है, जो हमारे सोसाइटी में ऐसा कुछ काम किया जा रहा था जिसको अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो उसको कहते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। दूसरा था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जैसे कि आर्य समाज, एक नया तरीके का हमारे यहाँ समाज आना। जैसे कि ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत तरीके का समाज था, लेकिन आज के भी डेट में आप देखते हो कि आर्य समाज को फॉलो किया जाता है। तो कुछ नई चीज़ें सोसाइटी में इंक्लूड करना। उसके बाद यहाँ पे रामकृष्ण मिशन था, देवबंद मूवमेंट था। साथ ही थर्ड टाइप का जो था ना वो सोशल मूवमेंट था। सोशल मूवमेंट यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ यहाँ पे नया जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ना, जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे में, नारायण गुरु एंड अयनकली के द्वारा केरल में, रामलिंगा अदिगल है और वेनिकुंदा स्वामीगल है, और बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि लोथे थासर है जो कि तमिलनाडु के। तो ये सब कुछ यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स लेकर चले। ये सारे रिफॉर्मर्स और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देखोगे कि आगे चलकर हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक है उसमें कहा जा रहा है कि इसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया गया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। एक और टेक्स्ट बुक है उसको हम लोग यहाँ पे ज़रूर देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर किया गया है। बट कोई ना, फिर भी हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 19th सेंचुरी के यहाँ पे रिफॉर्मर्स थे ना, उनके द्वारा जो वेस्टर्न इनलाइटमेंट नॉलेज जो था, बहुत सारे रीज़न पे ये बेस्ट था, उनका जो चैलेंज था ना उनको रिस्पॉन्ड किया गया। इंडियन नेशनल जो कंसाइसिस था वो एक तरीके का आप देखोगे कि रीथिंकिंग तरीके से निकल कर आया। यानी कि इंडियन नेशनल जो था ना, वो कांग्रेस ऐसा सोचते थे कि क्या हमारे कंट्री में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए और क्या न्यू चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो हमेशा सोचते थे। इससे आप देखो कि ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन कब हुआ, तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। कुछ और भी सोशल कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि प्रार्थना समाज, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप डेट ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए आता है। तो प्रार्थना समाज 1867 का है, आर्य समाज 1875 का है, जो कि एक के बाद एक जो है यहाँ पे आपका फाउंड किया गया।
रॉय की इनिशिएटिव अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ रिफॉर्मर्स थे, उनके द्वारा फॉलो अप किया गया, जैसे कि केशव चंद्र सेन हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो ये सारे लोग हैं जो कि ये जितने भी आर्य समाज या फिर आपका जो यहाँ पे प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज है, इनका साथ दिया गया। एबॉलिशन ऑफ सती हुआ, चाइल्ड मैरिज और यहाँ पे विडो रीमैरिज पे काम किया गया। ये एक मेन कंसर्न था रिफॉर्मर का। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मूवमेंट चलाए, बहुत सारे रिफॉर्मर्स यहाँ पे आगे निकल कर आए, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सती को ख़त्म करना है। अब ये सती प्रथा तो आप लोग समझ ही रहे हो क्या था। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मैरिड कपल में से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ होती थी उसी को उनको भी मर जाना होता था। अब वो कैसे मरते थे, जब उनके हस्बैंड का जब चिता जलाया जाता था तो उसी आग में कूद के जो है उनकी वाइफ को भी मर जाना होता था। अब ये बताइए कहाँ से सही है, ये पता नहीं कैसे कैसे बुद्धि वाले लोग यहाँ पे आते हैं और कैसा कैसा नियम बनाते हैं। पहले की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको भी सोचने में लगेगा कि ये कैसे लोग होते थे जो ऐसा नियम बनाते थे। बहुत ज़्यादा ये वियर्ड नहीं है। तो ये इसको कहते थे सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा चलता था, लेकिन अब इसको ख़त्म करना है। अब बताइए कि घर में बच्चे होते हैं, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं और एक आपके हस्बैंड वाइफ है। अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है, अगर वाइफ भी उसी में मर गई तो बच्चे का टेक केयर कौन करेगा? और घर में जो माँ बाप है उस आदमी के, उसका टेक केयर कौन करेगा? ये बहुत अजीब सी चीज़ नहीं है? तो वही बात है कि एबॉलिशन ऑफ सती करना था, यानी कि सती प्रथा को ख़त्म करना है। चाइल्ड मैरिज, बच्चों का ही शादी कर दो, 9-10 साल के बच्चे हो गए उन्हीं की शादी कर दो। 9-10 साल तो बाद में आप छोड़ो, 5-6 साल की लड़कियों की भी शादी हो जाती थी पहले। तो चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है। हालांकि अभी तक हम लोग इस चीज़ के लिए सक्सेस नहीं हो पाए हैं, कहीं कहीं जो है ये गाँव वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन चलिए, बहुत मान के भी अब क्या होता है ना कि 15 साल में बच्चों की शादी हो जाती है। 18 साल तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं बहुत सारे गांव में, लेकिन 15 साल तक, 12-15 साल तक तो पहुंचे हैं। तो इसको भी ख़त्म करना है। विडो रीमैरिज है, यानी कि एक बार विडो हो गए तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है। पहले के ज़माने की अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो विडोज़ होती थी उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता था। आई मीन टू से कि उनको एक तो सफ़ेद वस्त्र पहनना है, ऊपर से बालें भी नहीं रखनी है, कोई साज श्रृंगार नहीं करना है, उनको अलग कमरे में रहना है, उनको किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं बैठना है, उनको कोई शादी में नहीं जाना है, कहीं और भी जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन या कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ उनको जाने की अनुमति नहीं है। बहुत अजीब सी ज़िंदगी थी यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप एक सोच के देखो कि चलिए ठीक है, यही चीज़ अगर किसी की भी वाइफ मर जाती तो पुरुषों के साथ तो ऐसा नहीं होता था, है कि नहीं? विडो जब अगर मेल है तो उनके साथ तो ऐसा नहीं होता था, तो फिर फीमेल के साथ ही इतनी सारी जाते क्यों? तो ये तो गलत बात है। उनको भी जीने का अधिकार है, हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोग। हर टाइम आप देखो, लाइफ हमेशा चलते रहती है। आप लोग जिस स्टेज में भी हो, बुरा सिचुएशन आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पे बैठ जाओ, स्टक हो जाओ। अगर आप स्टक हो गए तो फिर आपको ही कष्ट होगा, आपके अगल बगल वाले इन्वायरमेंट को ही कष्ट होगा। हमेशा ज़िंदगी अगर चलते रहती हो तो उसके साथ चलने का कोशिश कीजिए। तो ये जो विडो रीमैरिज था, इसको लाना था कि जो विडो हो जाती है उनको फिर से शादी करने का अधिकार है, उनको अपने लाइफ जीने का अधिकार है, अपने फैमिली बढ़ाने का अधिकार है, ठीक है? तो ये 3 मेन कंसर्न था। अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो भी एक इसी तरीके का रोल प्ले हुआ, यानी कि वो मुस्लिम के लिए मेजोरिटी था। ये सारी चीज़ें आप हिंदू के लिए देखोगे, लेकिन मुस्लिम वाले भी अपने अलग तरीके से और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर वो अपना मूवमेंट लेकर चल रहे थे। उसके साथ स्लोली कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ एसोसिएशन जो पॉलिटिकल नेचर के थे वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से निकल कर आए। ब्रिटिश इंडिया कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कब्जा तो इनका हो चुका था, तो हर एक तरीके से ये निकल कर आ रहे थे। और एक्चुअली ये सारी चीज़ों को बढ़ावा भी ब्रिटिश ही लोग देते थे, ठीक है? ये सारी चीज़ों की, ये जितनी भी गलत चीज़ें हैं ना हमारे सोसाइटी में तो चल ही रही थी, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है ना वो आग में घी का काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे निकल कर आए, जो हमारे यहाँ के इंटेलिजेंसिया थे, वो यहाँ पे समझे कि ये सारी चीज़ें गलत है, तो इसके लिए आवाज़ उठाए। आवाज़ तो जानते तो थे सब गलत है, लेकिन आवाज़ उठाने का हक किसी को नहीं था, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये हिम्मत जुटा के आवाज़। तो इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और डिसीजिव फैक्टर्स जिसके कारण जो है नेशनलिज्म का जो मुद्दा है, देश प्रेम जो है, देश अपने अपने राज्य, अपने कंट्री के लिए जो यहाँ पे प्रेम है वो कैसे और ज़्यादा राइज हुआ, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जब मेमोरीज़ है 1857 का, इसको यहाँ पे रिवॉल्ट भी कहा जाता है 1857 का। इंडियन नेशनल मूवमेंट डेट्स जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, यानी कि एक्चुअली जो है अब तक क्या था इससे पहले तक कि जितने भी इंडियंस हैं वो सहते आ रहे थे, जितना भी ब्रिटिश को करना था वो कर ही रहे थे और हम लोग कम्प्लीटली सहते आ रहे थे। बट पहली बार जब हम लोग ने अपना आवाज़ उठाया, इसको सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, क्योंकि आर्मी लोग के द्वारा यहाँ पे जो इंडियन आर्मीज़ थे उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ कि उनके द्वारा ही सबसे पहला यहाँ पे विद्रोह किया गया
1857 में। तो 1857 में ऐसा विद्रोह हुआ ना कि ब्रिटिश वाले को झटका लग गया। उनको लगा अच्छा इंडियंस भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था ना कि हम कभी उनके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं, उनके अगेंस्ट में आई मीन टू से कि हम लोग आवाज़ भी उठा सकते हैं। वो हमें इतना ज़्यादा डम्प और बेवकूफ़ और कमज़ोर समझ चुके थे। एक्चुअली समझे क्या थे, वो बना दिए थे हमें वैसा, लेकिन हम लोग एक्चुअली वैसे तो थे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 1857 की जो मेमोरीज़ है बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ है। अच्छी तो कहेंगे क्योंकि हम इंडियंस जो है पहली बार एक स्टेप्स लिए। जब आप गलत होते रहता है तो हर किसी का एक लिमिट होता है सहने का। तो गलत जब आप सहते हो तो आप गलत होते ही हो, लेकिन जब गलत का आप विद्रोह करते हो ना तब आप जाकर सही होते हो। तो यहाँ पे यही है मेमोरीज ऑफ 1857, जिसमें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला कि ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, मतलब इंडियन आर्मीज़ के द्वारा यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ, सिपाही म्यूटनी भी इसको कहते हैं। तो ब्रिटिश आर्मीज़ जो है यहाँ पे निकल कर आए और उनके द्वारा उनको जब ऐसा धक्का लगा, शॉक लगा कि अच्छा इंडियंस भी ऐसा कर सकते, तब वो क्या किए ना कि बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। इवन जो कोर्ट मार्शल लॉ था और जो फॉर्मेलिटीज़ था ना, उसको भी इस समय यहाँ पे नहीं देखा जा रहा था। ऑफिसर्स जो यहाँ पे कोर्ट मार्शल में बैठे थे कि वो यहाँ पे एकदम से कसम खा रहे थे कि जितने भी प्रिजनर्स है, जितने भी जेलर्स है, सबको वो हैंग कर देंगे, जितने भी गिल्टी है, जितने भी इनोसेंट है, सबको वो लटका देंगे। आई मीन टू से कि उनको जो है फांसी में लटका देंगे। तो ये सब तो हुआ, यानी कि 1857 का जो रिवॉल्ट है हम लोग अच्छे से एक बार अलग से ज़रूर उसको पढ़ेंगे, तो आपको उसमें पूरी कहानी मैं बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ। सेकंड जो हुआ वो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कि गोरे काले का भेद करने लगे। इंग्लिश वाले जो थे, ब्रिटिशर्स वाले जो थे, वो गोरे गोरे थे, हम इंडियंस थोड़े डस्की थे, डार्क थे, तो उनको वो काले कहते थे, ठीक है, अपने आप को वाइट कहते थे और हमें ब्लैक कहते थे। तो ये सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन होने लगा, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि जो हायर ऑफिशियल पोजीशंस है ना उसमें इंडियंस को नहीं रखते थे, उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को, गोरे गोरे लोग को, यानी कि सिर्फ आप देखो कि रसगुल्ले लोग को रखते थे, हम गुलाब जामुन उनसे बाहर रहते थे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिला। तो इससे क्या हुआ कि एक एंटी इंडियन पॉलिसी मेजर्स जो है ब्रिटिशर्स का, ये इंडियंस को समझ में आया कि अच्छा ये एक तरीका है, ये तो बहाना है कि गोरे काले कह रहे हैं, बट उनको तो एट एनी कॉस्ट इंडियंस को बाहर रखना है, हायर ऑफिशियल पोजीशंस में तो इंडियन को रखना नहीं है। तो इसलिए वो जो है ना यहाँ पे ये इस तरीके का एक घटिया पॉलिसी लेकर आया। जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पे एज लिमिट जो फिक्स किया गया था वो 21 था, जैसे आज भी है तो उस समय भी 21 था। जब इंडियंस यहाँ पे इसको क्रैक करने लगे तो देखने को मिला ब्रिटिशर्स के द्वारा कि अच्छा इतना टफ एग्ज़ाम भी इंडियंस क्रैक कर रहे हैं, वो तो कभी सोचे नहीं थे कि इतना टफ एग्ज़ाम भी इंडियंस क्रैक कर सकते हैं। तो जब इंडियंस क्रैक करने लगे तो ब्रिटिश फिर उल्टा दिमाग लगाने लगे कि कैसे इंडियंस को जो है सिविल सर्विस, क्योंकि सिविल सर्विस आप समझ सकते हो कि सबसे ऊंचा ओहदा होता है, सबसे हायर पोस्ट होती है, तो यहाँ पे तो इंडियंस को बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि रूल्स रेगुलेशन तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या करने लगे कि एज लिमिट को घटाकर 19 कर दिए, यानी कि इनकी दुष्टता देखो आप, पहले 21 था लेकिन जैसे ही देख रहे थे कि अच्छा इंडियंस इसमें क्रैक कर रहे हैं तो इंडियंस को तो क्रैक करना नहीं है, उनको इस पोस्ट में देना नहीं है, तो वो एज लिमिट जो है ना वो यहाँ पे घटा के 19 कर दिए। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट भी देखने को मिला इंडियन एजुकेटेड मिडिल क्लास की तरफ से कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को होल्ड करना चाहते हैं, इसमें बैठना चाहते हैं इंडिया में। और इम्पीरियल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहे थे उनके रिक्वेस्ट को, क्योंकि आप देखो 19 एज में बहुत कम हो जाता है, 21 तो ठीक है कि सबको 12th कर लेते हैं और आफ्टर 20 जो है थोड़ा आपका माइंड भी जो है स्टेबल हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि रिक्वेस्ट कर रहे थे इंडियंस कि आप लोग जो एज लिमिट था वो बिल्कुल ठीक था, 21 ही रहने दीजिए, 19 बहुत कम हो जा रहा है। बट ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे कि इंडियंस नहीं आए, तभी तो वो किए थे। तो ये वाली जो रिक्वेस्ट थी इंडिया की उसको वो रिजेक्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि रिप्रेसिव एज वेल एज एक्सप्लॉइटिव मेजर्स अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट में कैसा कैसा जो है खतरनाक मेजर्स लेने लगे, यानी कि उनके अगेंस्ट में ही। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे सेक्शन 124A जो इंडियन पीनल कोड का है 1870 का, वो यहाँ से ही निकल कर आया है सेक्शन 124A, जो कि आज की भी डेट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों के ऊपर ये लगता है। यहाँ पे क्या है ना कि डिसअफेक्शन, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के टुवर्ड्स अगर आप कुछ ऐसा बात बोलते हो जिससे कि लगता है कि नहीं आप गवर्नमेंट को डिसअफेक्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को जो है आप लाइक नहीं कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, तो फिर आपको इसके लिए पनिश किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था 1878 का। इसमें क्या था कि जो प्रेस वाले थे, क्योंकि प्रेस वाले क्या कर रहे थे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की सच्चाई दिखा रहे थे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को बाहर रख रहे हैं हायर पोस्ट से, तो ये सारी सच्चाइयाँ निकाल के ला रहे थे प्रेस वाले। तो प्रेस वाले पे भी रोक लगा दी कि अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको रोक लगाने के लिए एक कानून ले आए। और जब इंडियंस जो है सरकार के अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट किए तो उनके लिए जो है यहाँ पे सेक्शन 124A ले आया गया, जिसमें कि अगर आप सरकार की निंदा करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ये दो कानून है जो कि इंडियंस को परेशान करने के लिए लाया गया।
साथ ही जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था कॉटन मैन्युफैक्चरर को, जो इंग्लैंड से आता था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया कि अब उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। यानी कि जो कॉटन बनकर आता था इंग्लैंड से, तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था, तो कस्टम ड्यूटी ख़त्म किया गया। और जो एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था कॉटन फैब्रिक का, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो यहाँ पे जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड इसको जो है आप देखोगे कि नेशन वाइड डिसकंटेंट किया गया। तो आप समझ सकते हो कि ये तो, और यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कितना क्रुएल्टी वाला बात है कि अपना जो सामान आप ला रहे हो इंग्लैंड से, उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहे हो ताकि वो सस्ता हो जाए, और हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है कॉटन फैब्रिक, उस पर आप एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो ताकि कि हमारा महंगा हो जाए डोमेस्टिक मार्केट और उनका जो है सस्ता हो जाए। तो जो मार्केट में सस्ता अवेलेबल होगा सामान, उसी को ना पब्लिक खरीदेंगे, तो पब्लिक जो है उनके इंग्लैंड वाले को खरीदते थे, तो फ़ायदा ब्रिटिश को होता था। वैसे ही आज की डेट में आप देखो कि हमारे कंट्री में बहुत सारे फ़ोन पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज़ का जो है ओप्पो, वोप्पो, पिको, सिक्को, पता नहीं क्या क्या फ़ोन लाते हैं, और वो सब इतना सस्ता होता है कि लोग उसी को खरीदते हैं। घर घर में आपको देखने को मिलेगा, एक घर में 10-15 भी देखने को मिल सकता है। तो यही चीज़ उस समय जो है इंग्लैंड वाले कर रहे थे, जो आज दिमाग चाइना बैठ के लगा रहा है, ठीक है। तो उसी से आप समझिए कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है हर्ट हो रही थी। तो ये चीज़ें आप समझिए कि कैसे यहाँ पे एक्सप्लॉइटिव मेजर्स लाया गया। पहले तो यहाँ पे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 124A लाया गया, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, हमारे यहाँ जो है एक्साइज ड्यूटी को लगाया गया। तो ये समझ गए आप। उसके बाद प्रेस का रोल देखिए, यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंडिया को। इससे लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ कि वो समझ पाए, यानी कि जो सेल्फ गवर्नमेंट, जो मॉडर्न आइडियाज़ है कि सेल्फ गवर्नमेंट कैसे करना है, साथ ही डेमोक्रेसी, सिविल राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाया। आज के भी डेट में आप देखो कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि वर्ल्ड वाइड हैपनिंग है, जो हो रही है कि नहीं। आपको वो किताबों में नहीं मिलेगी, किताबों में तो लिमिट है, मैं जो आपको बता रही हूँ वो लिमिट है, तो ये भी आप यहाँ पे भी किताबों में आपकी लिमिट है। लेकिन जो हम लोग विजन है इसके करंट अफेयर्स मैगजीन देखते हैं, उसको पढ़ने से आपको जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड का खबर पता चल जाता है कि हाँ दिन दुनिया में क्या हो रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस आया था, जिससे कि न्यूज़पेपर और जो मैगजीन वगैरह, जो आपका मैगज़ीन से याद आया कि आपका योजना मैगज़ीन का एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट आ चुका है नवंबर मंथ का, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों से काफ़ी हेल्प हुआ। उसके बाद आप देखो कि जो प्रेस है ना, वो यहाँ पे क्रिटिक्स बन गया पॉलिटिक्स का, यानी कि इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स का क्रिटिक्स करने लगा। आज के भी आप डेट में देखते हो कि कितना ज़्यादा क्रिटिक्स करता है पॉलिटिक्स का। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो राजा राम मोहन रॉय की संवाद कॉमेडी इन बंगाली और मिरातुल अकबर जो है पर्शियन में, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव रोल प्ले किया, जिससे कि लोग जो है एजुकेट हो पाए और पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो भी इश्यूज़ था ना वो समझ में आया, और उसके बाद वो लोग जो है ना इसके लिए खड़े भी हो पाए। साथ ही ये जो नेशनलिस्ट और जो वर्नाक्युलर जो न्यूज़पेपर है वो भी लॉन्च हुआ, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे बिल्ड हो पा रहा था। और इसमें से आप देखो कि यहाँ पे है अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे क्रॉनिकल, द ट्रिब्यून, द इंडियन मिरर, द हिंदू एंड स्वदेश मित्र, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। तो ये सब याद रखिएगा, ये सारे न्यूज़पेपर है, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या है। इंडियाज़ की ग्लोरियस पास्ट के बारे में अगर बात करें, जो ओरिएंटलिस्ट थे जैसे कि विलियम जॉन्स, चार्ल्स विल्किन, मैक्स म्यूलर, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे और अपने रिलीजियस को ट्रांसलेट करते थे। हिस्टोरिकल लिटरली टेक्स्ट जो था उसको संस्कृत से, पर्शियन से, अरेबियन से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, क्योंकि जो क्या हुआ था कि मॉडर्न इंग्लिश चल रहा था, मॉडर्न एजुकेशन चल रही थी, तो ओरिएंटलिस्ट जो थे ना वो अपने लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा देते थे एज़ कंपैरिजन टू मॉडर्न एजुकेशन। तो उनके द्वारा बहुत सारी यहाँ पे हिस्टोरिकल लिटरली टेक्स्ट रिलीजियस को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया। साथ ही साथ आप देखो कि ये सारी चीज़ें तो सबको अवेलेबल हो गई, और बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडिशन की जो रिचनेस थी, यानी कि जो स्कॉलरशिप थे, जो पहले के समय में बहुत ज़्यादा धनी थे, बहुत ज़्यादा, आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग जब मिडिवल इंडिया पढ़े, एंशिएंट इंडिया पढ़े, तो आप लोग समझ सकते हो कि उसमें पता चला कि इंडिया में काफ़ी कुछ था। और वैसे भी ब्रिटिश भी हमारे यहाँ आए थे कि लोभ से आए थे, वो भी लालच के कारण ही आए थे हमारे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली लोगों तक पहुँच पाई, और लोगों को पता चल पाया कि इंडिया कितना ज़्यादा जो है बड़ा देश था, कितना ज़्यादा यहाँ पे धनी देश था, ये समझ में आया। साथ ही अरबिंदो घोष जो है, उनके द्वारा यहाँ पे द मिशन ऑफ नेशनलिज्म लिखा गया। कई बार ये पूछा जाता है, प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लीजिए। उन्होंने बताया कि इंडियन की थॉट को रिकवर करना है, इंडियन के कैरेक्टर को फिर से रिकवर करना है, इंडियन
इंडियन का जो परसेप्शन है, इंडियन की जो एनर्जी है, इंडियन का जो ग्रेटनेस है और जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ को सॉल्व करना है। तो ये किस में लिखा गया था? ये यहाँ पे अरबिंदो घोष की जो मिशन ऑफ नेशनलिज्म है, इसमें ये सारी चीज़ों को मेंशन किया गया था। तो फिर आज के डेट के जो लोग थे, यानी कि 18th सेंचुरी के जो लोग थे ना, उनको तब जाकर पता चला कि हमारा इंडिया कैसा था और ये ब्रिटिश शासन के अंदर में रहकर जो है हमारे इंडिया का क्या क्या हाल बन गया है कि नहीं? तो जब आप जानोगे कि एक्चुअली कि आपके देश की क्या रियलिटी थी और आज के डेट में आप देख रहे हो, आप ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि हमारी देश कितनी धनी थी और फिर ब्रिटिशर्स ने उसको कैसे बर्बाद कर दिया। ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे तब ना समझ में आ रहा है। उसी तरीके से उस समय जो लोग थे ना 18th सेंचुरी के, उन वो भी इसी चीज़ को हिस्ट्री जैसा पढ़े थे, तब उनको पता चला था कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में हमारा इंडिया का क्या था इम्पोर्टेंस और आज की डेट में क्या हो चुका है। ठीक है, तब यहाँ से नेशनलिज्म की एक भावना निकल कर आती है कि नहीं, हमें अपने देश की जो पहचान है वो वापस लाना है। हमें अपने देश की जो कैरेक्टर थी, जो नेचर थी, जो यहाँ पे जिस तरीके से लोग इतना भव्य तरीके से रहते थे, वो चीज़ों को वापस लाना है। हम लोग इतना दब सह के नहीं रहेंगे। तब इंडियंस के अंदर ये बातें निकल कर आई और ये सारा क्रेडिट जाता है प्रेस को। जैसे ही प्रेस यहाँ पे आपका प्रिंटिंग प्रेस जब आया, तब से लोग जो है अवेयर होना स्टार्ट हुए। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इंडियन एसोसिएशंस का बर्थ हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी आपको देखने को मिलेगा कि एसोसिएशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ उसकी आंसर बताती हूँ और नेक्स्ट फिर हम लोग इस तरीके का एसोसिएशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं फिर से कि ओरिएंटलिस्ट और जो एंग्लिसिस्ट डिबेट था उसमें बातें रखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो एंग्लिसिस्ट थे वो यहाँ पे मॉडर्न स्टडीज़ के फेवर में थे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मैकाले थे वो भी एंग्लिसिस्ट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंडिया में आए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड की बात करें तो ओरिएंटलिस्ट जो है वो ट्रेडिशन इंडियन लर्निंग का एक्सपेंशन चाहते थे। अब देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको माइनर डिफरेंस देखने को मिलेगा। थर्ड में है कि ओरिएंटलिस्ट के द्वारा ये डिमांड किया गया था कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए एजुकेशन के लिए। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ के सही लग रहा होगा, बट एक सेकेंड रुकिए और थोड़ा सोचिए। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट क्या है कि ओरिएंटलिस्ट ये चाहते थे ना कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का ही इस्तेमाल हो एजुकेशन में। यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या था उनका? उनका संस्कृत था, पर्शियन था और हिंदी था। तो ये सारे लैंग्वेज को वो चाहते थे। मेनली उनका संस्कृत और जो पर्शियन था, अरेबिक था, वो चाहते थे कि इसी में हमारे एजुकेशन को और बढ़ाया जाए। इंग्लिश एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग है उसी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, नहीं। ओरिएंटलिस्ट का जो मेन प्रॉब्लम था वो लैंग्वेज के इस्तेमाल को लेकर था, ना कि अपने ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को वो लेकर यहाँ पे बोल रहे थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। सो इसी तरीके से फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। एक सेकेंड, हाँ इसमें देखिए वो थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक बता रही थी। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, ये नहीं जा और ओरिएंटलिस्ट का मेन डिमांड था कि वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज के लिए वो यूज़ करना चाह रहे थे, ना कि वो ट्रेडिशनल जो इंडियन लर्निंग है उसको एक्सपेंड करने के लिए वो लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस अगर आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बर्थ ऑफ इंडियन एसोसिएशन। और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को इस तरीके के लेसन मिले, क्योंकि कोचिंग बंद है और ऑनलाइन एजुकेशन पर सब कोई डिपेंडेंट है। तो मैं भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। जो नीडी पीपल्स है उनको तो मेरी लेसन पहुँचना ही चाहिए। जो चाह रहे ऐसी लेसन, तो उन तक मैं पहुंचाने के लिए बस आप लोग की मदद चाहती हूँ। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग आगे की भी लेसन कंटिन्यू रखना चाहते हो तो। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।